प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स 1988 से 1990 तक। तो 1988 को जब इलेक्शन हो गए तो उसके बाद सेंटर में और फिर प्रोविंसेस में गवर्नमेंट्स पार्टी बेसिस पे दोबारा बना दिए गए थे। और 1990 को अगस्त 1990 को जब नेशनल असेंबली डिसोल्व हो गई थी, उसी के साथ प्रोविंशियल असेंबलीज और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी डिसोल्व हो गए थे। तो ये भी 2 साल तक रहे थे। आज हम उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि यानी जो 1988 के इलेक्शन के बाद डिफरेंट प्रोविंसेस में, पाकिस्तान के चारों प्रोविंसेस में किस किस पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी और कितनी कितनी वेटेज से बनी थी। सबसे पहले हम बात का आगाज़ करेंगे सिंध से। तो सिंध में जो टोटल प्रोविंशियल असेंबली की नशस्तें थी वो 100 नशस्तें थी। उन 100 नशस्तों में से सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उभरी थी और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 67 जनरल सीटें मिल गई थी। बाकी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे वो 31 थे। अब जो MQM थी उसमें से MQM ने जो है ना के कैंडिडेट्स ने एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और 26 सीटें लिया था। अगरचे ये जो 26 थे ये एज ए इंडिपेंडेंट इलेक्ट होकर आ गए थे, लेकिन ये सबको पता था कि ये MQM के कैंडिडेट्स हैं। तो पीपल्स पार्टी ने बहुत ही ईजिली इन 26 के साथ अलायंस बनाया और इनके साथ अलायंस बनाने के बाद सिंध में गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो गए और पीपल्स पार्टी की तरफ से कायम अली शाह को सिंध का चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। यूं सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं NWFP को, जो कि आजकल KPK भी कहलाता है। तो यहाँ पे किसी एक पार्टी की जो है ना सिंपल सी मेजॉरिटी नहीं बनी थी। टोटल जो जनरल सीटें थे वो 80 थे। उन 80 में से IJI ने यानी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने 28 लिए, पीपल्स पार्टी ने 22 लिए और ANP ने 13 लिए। बाकी जो इंडिपेंडेंट्स थे उनके हिस्से में 15 सीटें गई। अब जो IJI है, IJI और ANP मिल के आसानी से गवर्नमेंट बना सकते थे, लेकिन हुआ ऐसा नहीं, बल्कि बेनज़ीर भुट्टो ने वली खान के साथ, पीपल्स पार्टी की जानिब से वली खान के साथ कांटेक्ट किया गया। NP के चीफ वली खान थे उस वक्त। तो उनके साथ कांटेक्ट करने के बाद पीपल्स पार्टी और ANP की एक अलायंस बनाई गई और फिर कुछ इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ मिला दिया। मिलाने के बाद पीपल्स पार्टी, ANP और कुछ इंडिपेंडेंट्स ने मिल के NWFP में गवर्नमेंट बनाया और शेरपाव को चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी और ANP की जो कोलिशन थी वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी थी और कुछ अरसे में ANP ने इत्तेहाद से ख़ुद को अलहदा किया था। ताहम गवर्नमेंट के ऊपर इसका इतना असर नहीं पड़ा, बल्कि गवर्नमेंट कंटिन्यू रही। पीपल्स पार्टी ने अपने साथ कुछ इंडिपेंडेंट्स को मिला दिए और फिर कुछ अपोजिशन के अंदर डंट्स करके गवर्नमेंट कंटिन्यू रखा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में। पंजाब के अंदर IJI सबसे बड़ी जमात बन के उभरी 108 सीटें लेके। फिर दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी ने 94 सीटें लिए और इंडिपेंडेंट्स को 32 मिल गए। पहले तो पीपल्स पार्टी ने काफ़ी कोशिश की कि किसी भी तरीके से पंजाब की हुकूमत उनके पास रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, बल्कि IJI ने अपने साथ इंडिपेंडेंट्स को मिला के हुकूमत कायम किया। IJI के को जो है ना सदर की भी सरपरस्ती हासिल थी, तो इस वजह से पीपल्स पार्टी यहाँ कोई ख़ास गेम नहीं चला सकी और इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने अपने साथ इंडिपेंडेंट्स को मिला के हुकूमत कायम किया और IJI के चीफ नवाज शरीफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो गए। उसके बाद बलूचिस्तान की, अगर हम बलूचिस्तान में देखें तो मामलात इतने सीधे साधे नहीं थे, बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल था। यानी कोई भी एक पार्टी बड़ी जमात बन के नहीं उभरी थी। बलूचिस्तान असम्बली के अंदर उस वक्त 40 जनरल नशस्तें हुआ करती थी। उन 40 नशस्तों में से जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप को 11 नशस्तें, BNA को, बलूचिस्तान नेशनल अलायंस को 10 नशस्तें, IJI इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद को 8 और पीपल्स पार्टी को 4 और फिर बाकी जो छोटे मोटी पार्टियां थे और इंडिपेंडेंट्स उनके हिस्से में 7 नशस्तें आ गई।
تو اب آپ جو ہے نا نمبر گیم یہاں دیکھ سکتے ہو کہ کسی بھی پارٹی کی سمپل میجورٹی تو دور کی بات، کوئی نمایاں سی بڑی پارٹی بن کے نہیں ابھری تھی. بہرحال یہاں پہ جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد چیف منسٹر کے انتخاب کی بات چلی، تو یہ انتخاب میں بڑا انٹرسٹنگ سا صورتحال پیدا ہوا تھا. ٹوٹل جو اراکین تھے وہاں پہ 44 اراکین موجود تھے، یعنی 40 تو جرنل تھے، باقی جو مائنورٹیز اور خواتین کی نشستیں بھی شامل کر کے جو اراکین وہاں موجود تھے ان میں 44 اراکین موجود تھے. اور سوری، معذرت کے ساتھ 44 نہیں بلکہ وہاں پہ اس وقت موجود تھے 42 اراکین. اب 42 اراکین میں سے 21 اراکین نے جمالی کو ووٹ دے دیا، جبکہ 21 نے جمالی کو ووٹ دینے سے انکار کر دیا. اب گیم بالکل ٹائی ہو رہی تھی، تو اسپیکر نے اپنا کاسٹنگ ووٹ یہاں پہ رکھ لیا اور رکھ کے جمالی کے لیے 22 ووٹ کرا دیا، اور جمالی یوں بہت ہی باریک اکثریت سے چیف منسٹر منتخب ہو گئے. لیکن میر ظفر اللہ خان جمالی کو اس بات کو خوف تھا کہ کسی بھی ٹائم ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن لایا جا سکتا ہے، تو اس ڈر سے انہوں نے خود گورنر کو یہ ریکمنڈ کیا کہ بلوچستان کی اسمبلی کو توڑ دیا جائے. لیکن یہ بات بھی نہیں ہو سکا. جیسے یہ بات چلنے لگی کہ سی ایم کی طرف سے ریکمنڈیشن کی، تو پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر اپیل دائر ہو گئی کہ یہ فیصلہ غلط ہے. اور سوری، ہاں، یہ بالکل جمالی کا یہ فیصلہ غلط ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ڈیزول ہو جائے. اب اس پہ یہ موقف رکھا گیا کہ چونکہ جمالی سمپل میجورٹی لے کے سی ایم منتخب ہو چکے ہیں اور 2/3 میجورٹی کا ووٹ اس کو ملا ہی نہیں ہے، اٹ مینس کہ اسمبلی کا کانفیڈنس ہی اسے نہیں ملا ہے، تو وہ پھر اسمبلی کو ڈیزول کرنے کا ڈیسیجن کیسے لے سکتا ہے. یعنی جب تک اسے 2/3 میجورٹی نہ ملے تو آرٹیکل نمبر 112 کو وہ کسی بھی طریقے سے استعمال میں نہیں لا سکتا. اور کورٹ نے اس فیصلے کو اس پلی کو اپ ہیلڈ کر دیا اور یوں اسمبلی کو ڈیزول ہونے سے بچا دیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ اس کیس کے بعد ایک یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ جب تک چیف منسٹر یا پرائم منسٹر 2/3 میجورٹی کے ساتھ ووٹ حاصل نہیں کر سکے، یعنی 2/3 اراکین کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے، تب تک وہ ڈیزول کرنے کی ریکمنڈیشن بھی نہیں دے سکتا. جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھے گا. خدا حافظ.